हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पंडित चैनल में। इस चैनल में हम लोग आपको करंट अफेयर एक्सप्रेस लेके आते हैं, जिसमें डेली नेशनल, इंटरनेशनल, एनवायरनमेंट और उस दिन से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसका एक क्विक रिपोर्ट, एक क्विक एनालिसिस हम आपको बताते हैं। इसके अलावा उस दिन के जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स या कोई ऐसा टॉपिक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम अलग से डिटेल्ड समरी वीडियोज़ बनाते हैं। इसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीज़ें इस चैनल में आपको बताई जाएंगी, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ आगे आने वाले हर एक अपडेट्स के लिए। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों न्यूज़ में था दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसका हमारी हिस्ट्री से, हमारी पॉलिटी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो चलिए देखते हैं। आपको टॉपिक समझ आ गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है केशवानंदा भारती केस। आप सभी ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आप सब ने पॉलिटी पढ़ी है तो केशवानंदा भारती केस पढ़े बिना किसी की पॉलिटी कंप्लीट नहीं होती है। तो आज ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि केशवानंदा भारती जी की रिसेंटली डेथ हुई है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों उनका नाम इतना इम्पॉर्टेंट है और क्यों उनका नाम बार बार पॉलिटी में लिया जाता है। ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, रेलवेज, सीटेट, सीएपीएफ, सीडीएस, एफकैट, बैंकिंग और इसके अलावा हर एक एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केशवानंदा भारती जी के बारे में कि वो कौन थे, और उनकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इंट्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक अगर हम बात करें कि एक इंसान के रूप में हमें ज़रूरी है उनके बारे में जानना कि वो कौन थे। तो देखिए, वो थे हेड सीड ऑफ एडनीर मठ, मतलब एक मठ है जो कि कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला में है। 1961 से वहाँ के वो हेड थे। संडे को उनकी डेथ हुई है और वो जगत गुरु शंकराचार्य सनातन मठ इनके हेड माने जाते थे, मतलब 1961 से वो इनके हेड थे। अब क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका सबसे बहुत बड़ा पॉलिटी से जो नाता है वो है केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये इनके एक पिटिशनर थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया था। किस लिए दाखिल किया था वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, मैंने आपको इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम पढ़ते हैं कि इस केस में ऐसा क्या था जो इसको एक लैंडमार्क जजमेंट कहा गया, एक मील का पत्थर साबित हुआ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और आगे आने वाले हर जजमेंट में इसका नाम ज़रूर लिया जाता है। अब देखते हैं केशवानंदा भारती केस की शुरुआत कैसे हुई, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि उसका पिछले केसेस से क्या कनेक्शन है, क्योंकि एकदम से ये केस नहीं आ गया, इससे पहले और भी केसेस चल रहे थे उसी से रिलेटेड। उसके बाद ये केस आया जिसको एक लैंडमार्क जजमेंट कहा गया। पिटिशनर जो थे इनमें केशवानंदा भारती थे वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट इस केस को लाया गया था। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो ये था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इज इनवॉइडेबल एंड कांट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो बताई गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो उसी केस में लाया गया था, इन शब्द को इससे पहले भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस वर्ड को यूज़ किया गया, बट ऑफिशियली इस वर्ड को उस टाइम पे बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। कौन अमेंड नहीं कर सकता? पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बेंच 13 मेंबर्स बेंच ने इस पिटीशन को सुना था, मतलब अभी तक सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बेंच है। 13 जजेस की पीठ ने इस केस की सुनवाई की थी और 68 वर्किंग डेज तक इस केस को सुना गया था, और जो वर्डिक्ट आया था वो 7:6 था, यानी 7 जो जजेस थे वो एक सहमति में थे और 6 जजेस उनके अगेंस्ट थे। मतलब ये मान सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है या फिर जो स्टेट ऑफ केरला है उनके पक्ष में हम कह सकते हैं कि उनके पक्ष में थे। अब हम आगे बढ़ते, मैंने आपको एक ब्रीफ बता दिया कि इस केस का क्या जजमेंट आया था, कितने लोगों ने, कितने जजेस ने इनको सुना था। अब हम आगे बढ़ते हैं इस केस के बारे में। तो देखिए, केस की डिटेल्स में अगर हम जाएं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले हम आपको ये केस की डिटेल्स बता देते हैं कि केशवानंदा भारती जी ने इस पिटीशन को क्यों दाखिल किया था।
एक्चुअली क्या हुआ था कि केरला स्टेट गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 1969 में। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है मठ की जो उनकी जो ज़मीन थी, उनकी जो लैंड थी, उन्होंने उनको ले लिया था। इस एक्ट को लाने के बाद उन्होंने मठ की जो ज़मीन थी उनको ले लिया। उसके बाद इस केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है वो नाना भाई पालकीवाला, ये नाना भाई है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, नाना भाई पालकीवाला जी जो इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट जिनका किरदार है, वो स्वामी केशवानंद स्वामी जी के पास गए और उन्होंने उनको कन्विंस किया कि आपको पिटीशन फाइल करनी चाहिए, PIL फाइल करनी चाहिए अंडर आर्टिकल 26 के, कि उन्होंने आपकी ज़मीन लेके गलत किया है। आप आर्टिकल 26 के अंडर इस पिटीशन को फाइल कर सकते हो। आर्टिकल 26 क्या है? राइट टू मैनेज रिलीजियसली ओन्ड प्रॉपर्टी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखिए, कोई भी मंदिर होता है, कोई भी गुरुद्वारा होता है, उसको संभालने के लिए एक ट्रस्ट होता है, जो उनके जो भी मनी है या जो भी मेंटेनेंस है वो ट्रस्ट देखता है। वही है आर्टिकल 26 की कोई भी रिलीजियसली ओन्ड प्रॉपर्टी है, धार्मिक संस्थान है, उनके पास ये हक है कि वो एक ट्रस्ट के द्वारा या अपने बनाए गए ट्रस्ट के द्वारा उसको गवर्न कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन केरला गवर्नमेंट ने 1969 में इस एक्ट को पास करके स्वामी केशवानंद के मठ की जो ज़मीन थी वो ले ली। तो नाना भाई पालकीवाला उनके पास गए, उन्होंने उनको मनाया कि आपको PIL दाखिल करनी चाहिए क्योंकि ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। फरवरी 1970 में स्वामी केशवानंद भारती जी ने केरला गवर्नमेंट को चैलेंज किया उनके 2 स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत, और उन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो हमारी ज़मीन ली है वो गलत है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस केस की थोड़ी हिस्ट्री में जाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी केशवानंद भारती केस के आने से पहले। तो देखिए, मैं आपको एकदम डिटेल में बताती हूँ कि क्या हुआ था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 13, आप सब ने आर्टिकल 13 के बारे में सुना होगा, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग। आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, वो कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर दे या उनको वायलेट कर दे। यानी कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं किया जा सकता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को चेंज करे। लॉ में आपका कुछ भी आ सकता है, ऑर्डर भी आ सकता है, कोई भी अधिनियम पास किया गया है या कोई कुछ भी तरीके का एक लॉ पास किया गया, उसके ज़रिए हम अपने फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते। ये हमारा हमें आर्टिकल 13 बताता है। अब क्या हुआ, 1951 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, 1951 में पहला एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसके बाद वो एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 1951 में। इस अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने 2 चीज़ें की। देखिए क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हम हो गए 1947 में। उसके बाद कुछ ज़मींदार थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और कुछ गरीब लोग थे। तब गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि कैसे हम उनकी उन्नति करें, कैसे हम उनको कुछ अच्छा चीज़ें दें, ज़मीन कैसे प्रोवाइड की जाए। तो वो बड़े ज़मींदारों से लेके हम कर सकते हैं, पर कैसे लें, क्योंकि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। राइट टू प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने सुना होगा, जो अब हट चुका है, ये तो राइट टू प्रॉपर्टी है। तो अगर हम कुछ भी लेके आते हैं तो ये तो उल्लंघन हो जाएगा आर्टिकल 13 का। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके आए जिसमें पहली चीज़ लेके आए लैंड रिफॉर्म्स। उसमें उन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर के लिए अगर कोई भी ज़मीन ले रहे हैं तो वो आर्टिकल 13 में भाई नहीं आएगी। ये उन्होंने कह दिया कि लैंड रिफॉर्म्स अगर हम एग्रीकल्चर के नाम पे ले रहे हैं तो वो आर्टिकल 13 में काउंट ही नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने एक 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया। लैंड रिफॉर्म्स लेके आए और उसके अलावा उन्होंने 9th शेड्यूल को एक्ट कर दिया, उनको ले करके आया और उसको उन्होंने जुडिशियल रिव्यू के बाहर रख दिया कि इसमें हम कुछ भी डालें, कुछ भी करें, कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। मतलब यहाँ पे उन्होंने हमारी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन भी कर दिया और एक शेड्यूल भी लेकर के आ गए कि इसमें हम कुछ भी डालेंगे वो आपके जुडिशियल रिव्यू के रीच से बाहर होगा। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या हुआ, कोई ना कोई तो उसको अपोज करेगा ही। तो 1951 में हमारे पास आया शंकरी प्रसाद केस।
1951 में हमारे पास आता है शंकरी प्रसाद केस। अब इस केस में वही चीज़ हुई जो हम सोच रहे थे। इन्होंने जाके कोर्ट से पूछा कि भाई इन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर दिया है, तो क्या पार्लियामेंट के पास इतना अधिकार है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर सके वाया आर्टिकल 368। अगर आप सबने पॉलिटी पढ़ी है तो 368 आपको पता होगा कि इसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट हमारी जो भी कोई लॉ लाना हो या कुछ लाना हो या कुछ अमेंड करना हो तो अंडर आर्टिकल 368 की हेल्प से वो कर सकती है बाय स्पेशल मेजॉरिटी, और कुछ लॉ को वो पास कर सकती है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। तो अब शंकरी प्रसाद केस जिन्हें पिटीशन जो फाइल की उसमें उन्होंने कहा कि क्या पार्लियामेंट के पास इतना हक आ चुका है कि वो फंडामेंटल राइट को भी वायलेट कर सके, ये उनका मानना था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे अगर हम बात करें तो जो शंकरी प्रसाद केस आया जो उन्होंने चैलेंज किया, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उन्होंने बोला यस, पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, यानी उनके अगेंस्ट में ये जजमेंट चली गई। ठीक है, उसके बाद 1964 में गवर्नमेंट एक और अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गई, 17th अमेंडमेंट एक्ट। उसके तहत उन्होंने 9th शेड्यूल में, जो हमने बताया आपको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन्होंने 9th शेड्यूल लेकर के आए थे, उसमें उन्होंने 40 लॉज को डाल दिया। आपको पता होगा कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। ऑलरेडी ये पहली फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में ये चीज़ ला चुके हैं। तो इन्होंने 9th शेड्यूल में 40 से ज़्यादा लॉ लेकर के आगे लैंड रिफॉर्म्स के मोस्टली, जिसमें केरला के, पंजाब, बिहार, बहुत सारे लॉज को इन्होंने इसके अंदर डाल दिया। अब यहीं पे क्या हुआ, 1967 में एक और पिटीशन फाइल की गई, गोलकनाथ ब्रदर्स, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, गोलकनाथ ब्रदर्स, विलियम एंड हेनरी गोलकनाथ वर्सेस केस था पंजाब का। इसमें क्या किया गया, पंजाब ने एक एक्ट लेके आया, एक लॉ पास किया उन्होंने, और उस लॉ को उन्होंने उसमें क्या बताया कि अगर आपके पास 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो हम उसमें आपकी सब्सिडी में या किसी भी तरह की हेल्प नहीं करेंगे। अगर 30 एकड़ से कम है तो हम हेल्प करेंगे, अगर 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो हम आपकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पे गोलकनाथ ब्रदर्स ने अपोज किया कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो हमारा हक है, आप कैसे मना कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर केस फाइल किया, पिटीशन फाइल किया, चैलेंज किया पंजाब के इस डिसीजन को, और यहाँ पे 11 जजेस की बेंच बैठी। केशवानंद भारती केस से पहले तब तक ये सबसे बड़ी बेंच थी। यहाँ पे 6:5 का वर्डिक्ट आया, यहाँ पे आपको 6:5 का वर्डिक्ट मिला, और मतलब 6 लोग मेजॉरिटी में थे और 5 लोग जो थे उनसे सहमत नहीं थे। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले डिसीजन को ही बदल दिया। उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। मतलब इन्होंने जो इससे पहली वाली जजमेंट जो थी शंकरी प्रसाद केस, वहाँ पे इन्होंने बोला कि कर सकती है, और गोलकनाथ वर्सेस पंजाब का जो केस था वहाँ पे उन्होंने अपने ही डिसीजन को उलट कर दिया और बोला कि पार्लियामेंट के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके। ठीक है, ये भी हो गई यहाँ पे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन ही पलट दिया। अब हम अगर आगे चलें, आगे की बात करते हैं, तो देखिए एक सेकेंड, हम वाइट स्क्रीन ले ले तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1971 की। देखिए क्या हुआ था, इस टाइम तक इंदिरा गांधी जी आ चुकी थी। इंदिरा गांधी जी यहाँ पे काफ़ी अच्छे वोट्स के साथ जीत करके आई थी, तो उनकी पावर जो थी काफ़ी हाई थी, उनका वर्चस्व बहुत बना हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि अब हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, हमारी जो मर्जी होगी वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये लोग एक और अमेंडमेंट लेकर के आ गए, 24th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत दिलचस्प लगेगा सुन के कि इसमें उन्होंने क्या किया। अभी तक तो सब कुछ बदल ही रहे थे। इस एक्ट में इन्होंने जो हमारे मेन आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, उसको ही अमेंड कर दिया। मतलब 368
और आर्टिकल 13 जिसके लिए हम इतना लड़ रहे थे, उन्होंने इन दोनों को ही अमेंड कर दिया, इन दोनों के लिए ही 24th अमेंडमेंट एक्ट ले आए। इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट का जब मन चाहे तब वो हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है, उसे बदल सकती है, उसका जो मन करेगा वो इस फंडामेंटल राइट्स के साथ कर सकती है, ऐसा उन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट में बोला। और ये आर्टिकल 368 उनके तहत ये बदल सकती है। और आर्टिकल 13 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी ऐसा लॉ, कुछ भी आप फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए नहीं पास कर सकते, तो उन्होंने बोला कि भैया ये तो लॉ के अंदर काउंट ही नहीं होगा, ये एक अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आएगा और अमेंडमेंट एक्ट को हम लॉ में काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने दोनों ही अमेंडमेंट एक्ट को चेंज कर दिया, अमेंडमेंट लाके आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को चेंज कर दिया। और साथ में ये भी कह दिया कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको एट एनी कॉस्ट इस पे सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा इसके अलावा। मतलब अब तक जिसकी लड़ाई थी कि भाई आर्टिकल 13 बड़ा है या आर्टिकल 368 बड़ा है, कहीं 13 बड़ा हुआ, कहीं 368 बड़ा हुआ, लेकिन 1971 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने कंफ्यूजन ही क्लियर कर दिया और अमेंडमेंट एक्ट लाके मेन जो आर्टिकल जिसके लिए लड़ाइयाँ चल रही थी उन्होंने उसको ही अमेंड कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने ये अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था, इससे बहुत सारे लोग इस पे सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसे तो फिर डेमोक्रेसी चली जाएगी, पार्लियामेंट का जब मन करेगा वो कुछ भी अमेंडमेंट ला के कुछ भी चेंज कर सकती है, उनका मन करेगा इलेक्शंस ना करवाए वो नहीं कराएगी, उनका मन करेगा कि हमारी ये फंडामेंटल राइट्स ले ले वो ले सकती है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। इसी के साथ गवर्नमेंट 2 अमेंडमेंट और लेकर के आई थी। एक सेकेंड, वाइट स्क्रीन हम वापस से ले आते हैं। जो हमने बताया कि 24th अमेंडमेंट एक्ट आपका था, उसके अलावा गवर्नमेंट उस टाइम पे 2 और अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गई थी, 25 अमेंडमेंट एक्ट और कुछ टाइम के बाद 29th अमेंडमेंट एक्ट। 25 तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन्होंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, प्लीज़ मेरी राइटिंग को थोड़ा आप इग्नोर करें, इनको ही अमेंड कर दिया था। 25th अमेंडमेंट एक्ट और 29th अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें बस इतना सही है कि 25th अमेंडमेंट एक्ट में गवर्नमेंट ये लेकर के आ गई कि गवर्नमेंट जब चाहे किसी की भी प्रॉपर्टी ले सकती है और उनको जिस हिसाब से सही लगेगा उतना ही मुआवजा, उतना ही कंपनसेशन वो उनको देगी। और सेम 29th अमेंडमेंट एक्ट भी कुछ ऐसा ही था। तो यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल लेना चाह रही थी कि वो जब चाहे जैसा चाहे वैसा करना चाहती थी, कि उन्हें कोई रूल्स के या कोई पिटीशन फाइल ना कर पाए कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो ये 3 अमेंडमेंट एक्ट लेके आई। यहीं से शुरुआत होती है हमारी केशवानंदा भारती केस की। जब इन्हीं अमेंडमेंट एक्ट के बाद केरला गवर्नमेंट ने अपना एक लॉ लेकर के आए और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो केशवानंदा भारती केस की जो मठ थी, केशवानंदा भारती जी की जो मठ थी, उनकी ज़मीन उन्होंने उसी एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत ले ली और उसी के बाद केशवानंदा भारती जी ने PIL को फाइल किया। अब देखते हैं कि क्या हुआ। ये मैंने आपको एक डिटेल वर्जन बताया कि किस तरीके से पहले से जो चीज़ चली आ रही थी उसके बाद केशवानंदा भारती केस का जो जजमेंट आया वो लैंडमार्क जजमेंट कहलाया गया। तो हिस्ट्री मैंने आपको गोलकनाथ केस की हमने बता दी है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 17th अमेंडमेंट एक्ट विच इंसर्टेड सर्टेन एक्ट्स इन 19th शेड्यूल वाज चैलेंज। यहाँ पे इन्होंने इनको चैलेंज किया था जो 17th अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें 9th शेड्यूल में मोर देन 40 लॉज को डाल दिया गया था, जैसे पंजाब का लैंड रिफॉर्म, जो भी वो लॉज लेकर के आए थे। तो यहाँ पे गोलकनाथ ब्रदर्स ने पंजाब के अगेंस्ट केस फाइल किया था जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ 6:5 का वर्डिक्ट आया था कि पार्लियामेंट जो है अपने किसी भी फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आर्टिकल 13 के अंदर ही काउंट होता है, वो भी एक लॉ ही माना जाएगा और इसके तहत आप हमारे फंडामेंटल राइट्स तो भैया नहीं ले सकते हैं। अनप्रेसिडेंट जजमेंट, यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस अनप्रेसिडेंट जजमेंट के बाद पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी थी कि भाई उनको ऐसा लग रहा था उनका वर्चस्व, उनकी सुप्रीमेसी खत्म होती जा रही है। तो उसके बाद
एंड ऑटोनॉमी पास सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स टू इनडायरेक्टली ओवर रूल वॉट एवर वॉज डिसाइडेड इन गोलकनाथ। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट्स लेके आए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 24th अमेंडमेंट एक्ट, 25th अमेंडमेंट एक्ट, 29th अमेंडमेंट एक्ट, कि किस तरीके से हम अपनी ऑटोनॉमी को वापस ले सके। देन उसके बाद मैंने आपको बताया 1971 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी जी बहुत ज़्यादा वोटों के साथ, मेजॉरिटी वोटों के साथ वापस गवर्नमेंट बनाती है, और इन्हीं के बाद इनकी जो सोचने की शक्ति है जो और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावर में महसूस करने लगते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट एक्ट को पास किया, जिसमें 24 में मैं आपको बता चुकी, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें इन्होंने आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया और आर्टिकल 368 को। अब आगे चलते हैं। तो कोर्ट के सामने क्या इश्यूज थे, केशवानंदा भारती जी जो इश्यूज लेके गए थे वो क्या थे। उनका ये कहना था कि वेदर द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, जो इन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट किया और 25th अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए हैं, क्या वो वैलिड भी है संविधान के नज़रिए से, क्या हम उनको वैलिड मान सकते हैं। और दूसरी चीज़ थी कि पार्लियामेंट किस एक्सटेंट तक, कितने लिमिट तक अपनी पावर को यूज़ कर सकती है अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कल को उनका मन करेगा तो वो कुछ भी अमेंड कर देंगे, कल को उनका मन करेगा कि भाई किसी को वोट नहीं देना है, हम अपनी मर्जी से बनाएंगे, तो क्या लिमिट है उनकी कि वो कब तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती हैं। तो पिटिशनर कौन थे हमारे, केशवानंदा भारती जी, जिन्होंने PIL दाखिल किया था। उनका आर्ग्यूमेंट था, पिटिशनर थ्रू हिज काउंसिल प्लीडेड बिफोर द हिस्टोरिक 13 जज बेंच। हिस्टोरिक क्यों, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी संवैधानिक पीठ किसी भी केस को सुनने के लिए नहीं बैठी थी। टू प्रोटेक्ट हिज फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो इन्होंने 24th और 25th अमेंडमेंट ला करके उसको वायलेट किया है। तो प्लीज हमारे उस फंडामेंटल राइट को बचाया जाए। जजमेंट क्या आया, लैंडमार्क जजमेंट, मील का पत्थर साबित हुआ ये जजमेंट, जो कि 24 अप्रैल 1973 को डिक्लेयर किया गया। मेजॉरिटी 7:6 थी, यानी 7 लोग एक पक्ष में थे और 6 लोग उनके अगेंस्ट थे। उन्होंने अपने जो गोलकनाथ केस का जजमेंट था उसको ओवर रूल किया। उन्होंने ये कहा कि 24th अमेंडमेंट एक्ट तो भाई सही है। उनका ये कहना था, दो चीज़ें उन्होंने कही कि पार्लियामेंट जो है वो चाहे प्रीएम्बल, क्योंकि प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ऐसा उन्होंने कहा, तो उसको भी अमेंड कर सकती है, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको भी अमेंड कर सकती है। सभी लोगों ने माना, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर आके इनके मतभेद हुए कि आप कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो फिर वो वही बात हो जाएगी कि कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ लिमिटेशंस लगाने की ज़रूरत है, और यहीं पे 7 जजेस जो थे उन्होंने बोला कि एक नया डॉक्टरीन लेकर के आए, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि 24 अमेंडमेंट एक्ट इज करेक्ट, पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट को ले सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वो कभी भी अमेंड नहीं कर सकती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरीन जो मैंने आपको बताया, क्या ये पहले कभी आ चुका है? जी हाँ। इसका जो ओरिजिन माना जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरीन का, वो हमें जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर द नाजी रेजिम वॉज अमेंडेड टू प्रोटेक्ट सम बेसिक लॉज, उसको अमेंड किया गया ताकि हम कुछ लॉज को प्रोटेक्ट कर सके। देखिए, जो ओरिजिनल वीमार कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने पार्लियामेंट को ये हक दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है बाय 2/3 मेजॉरिटी, उसको हिटलर ने यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, अपने एडवांटेज के लिए, क्योंकि वो कुछ रेडिकल चेंजेस करना चाहते थे। तो यहाँ पे इसका मिसयूज़ किया गया, और इस एक्सपीरियंस से सीखते हुए जो नया जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, वहाँ पे पार्लियामेंट की पावर को लिमिट कर दिया गया कि पार्लियामेंट जो है सब चीज़ों को अमेंड नहीं कर सकती है। वहाँ पे कुछ बेसिक्स लॉ ला दिए गए कि पार्लियामेंट पावर्स टू अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे इनकी कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई ताकि कोई इसका मिसयूज़ ना कर सके। तो द कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट एनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने क्या बोला
कि आर्टिकल 368 के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ नहीं कर सकते, दूर रहना है आपको, उनसे टच नहीं कर सकते आप उनको। पर बेंच ने ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा क्या, और ये कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे छोड़ दिया गया। फिर आगे बहुत सारे केसेस आए और बार बार बेसिक स्ट्रक्चर को लाया गया, उनका नाम लाया गया, और धीरे धीरे उन्हीं से जजमेंट निकालते हुए, उन्हीं से इंटरप्रेट करते हुए हमने ये देखा कि क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आ सकती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि आर्टिकल 368 के अंदर आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं ला सकते हैं, उसके अलावा आपको जो मन करे आप करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुनियादी ढांचा है, जो उसकी नींव है जिसपे वो खड़ा है, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो एक अलग टॉपिक है। जब हम पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो मैं ज़रूर आपको उसमें समझाऊंगी। आई होप कि आपको केशवानंदा भारती के समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी चीज़ें हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। अपने कोई भी सजेशन है, पॉजिटिव सजेशन, बड़ी ही प्यार से आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करिए और उसके साथ में जो बेल आइकन आता है वो ज़रूर दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की इंस्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस एंड हैव अ गुड डे।